एशिया टाइम्स के ख़ास प्रोग्राम आपकी आवाज़ में तमाम नाज़रीन का स्वागत है। मैं हूं मुज़फ़्फ़र ग़ज़ाली। आज की परिचर्चा में हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर सैयद ज़फ़र महमूद साहब, साबिक़ IAS ऑफिसर हैं। हमारे साथ पुष्परंजन जी हैं, AU न्यूज़ जर्मनी के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इंडिया बेस्ड एडिटर हैं। हमारे साथ अरशद गाजी हैं अलीगढ़ से, जो असास एकेडमी के डायरेक्टर हैं और अफ़गानिस्तान पर आपकी ख़ास नज़र है। अफ़गानिस्तान में इस समय राजनीतिक जो घटनाक्रम बड़ी तेज़ी से बदल रहा है, उस पर पूरी दुनिया की नज़रें हैं। अमरीकी एजेंसी ने ये कहा था कि 31 अगस्त तक तालिबान अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर सकते हैं, काबुल पर कब्ज़ा कर सकते हैं, लेकिन तालिबान ने 15 अगस्त की सुबह को ही काबुल पर कब्ज़ा कर लिया था। अफ़गानिस्तान के सदर अशरफ गनी इस्तीफ़ा देकर निकल गए। तालिबान के दोबारा अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा करने की वजह से पूरी दुनिया हैरत में है। अमेरिका और नाटो ने अरबों रुपए खर्च करके जिस अफ़गान आर्मी को तैयार किया था, वो तालिबान का मुकाबला नहीं कर पाई, चाहे जानबूझकर या वो किसी वजह से भी मुकाबला नहीं कर पाई है। तालिबान के तर्जुमान ने कहा था कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और ना ही अपनी सरजमीन को दुनिया के किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने देंगे। सिफारतकारों को किसी तरह का कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन जो आज सुबह की खबर है वो काफ़ी विचलित करने वाली है कि बेहिजाब ख़वातीन पर एयरपोर्ट के करीब गोलियां चलाई गईं। ये जबकि इसकी तस्दीक तालिबान ने अभी तक नहीं की है, लेकिन जो तस्वीरें लगातार वहाँ से आ रही हैं उसमें भगदड़ का माहौल है और एयरपोर्ट की हालत बहुत ही ख़राब है। भारत के 1500 के करीब लोग हैं शहरी, जिनको भारत ने निकालने का दावा किया था, लेकिन अभी 129 लोगों को ही भारत निकाल पाया है। हमारा सवाल पुष्परंजन जी आपसे पहला है कि ऐसी कंडीशन में भारत की अपनी जो विदेश नीति है वो क्या होनी चाहिए और किस तरह से अफ़गानिस्तान को हमें देखना चाहिए इस समय? देखिए, भारत की विदेश नीति जो है वो अभी बहुत ज़्यादा सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं लोग कि किस तरह से उसमें आगे बढ़ना है, क्योंकि तालिबान से इनका संपर्क जो था बीच में हुआ, मतलब कि दोहा में 1-2 बैठकें जो हुई थी, उसमें हमारी अभी जो शासन है उसके लोग वहाँ पर पहुँचे थे। JP सिंह जो हैं हमारे एक डिप्लोमेट, उनको भेजा गया था जब इनके रिश्ते को ठीक करना था। और उस दरमियान बातचीत और भी पहले आप मनमोहन सरकार के समय भी 2013 में जब कतर में इनका कार्यालय, जब केंद्रीय कार्यालय बन रहा था तालिबान का, उस दौर में भी इसे शुरू करने की चेष्टा हुई थी कि वहाँ पर एक नुमाइंदा अपना गया डिप्लोमेटिक चैनल से, और लोग संपर्क में थे तालिबान के। लेकिन जिस तरह से चीन लगातार उनके साथ रहा, डायलॉग होता रहा, उस डायलॉग से हम लोग काफ़ी बहुत ही पीछे हैं। मतलब उस हिसाब से देखा जाए तो चीन जिस तरह से एक पूरा डेलीगेशन सितंबर 2019 में भी वहाँ पर 2 बार 2 डेलीगेशन वहाँ पहुँचा था, जून और सितंबर में, तालिबान का वहाँ पर। और आपको याद दिला दूँ कि 9 सदस्यीय डेलीगेशन मुल्ला अब्दुल गनी बारादर के नेतृत्व में गया हुआ था, सितंबर में पेचिंग गया हुआ था, और बाकायदा चीन के जो टॉप मोस्ट जो वहाँ पर शासन में है उनसे मुलाकात हुई, बातचीत सब हुई थी। चीन के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, उसमें हम बाद में आएंगे, लेकिन भारत तालिबान के तरफ से बहुत ज़्यादा सुनिश्चित नहीं कर पा रहा है कि हम किस तरह से उनसे अपने संबंध को बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि अभी जो इस्लामिक अमीरात की वहाँ पर गठन होगी, उसकी घोषणा होगी उस गणराज्य की, उसमें उसके रिकॉग्निशन का सबसे बड़ा सवाल उठेगा। आपको ध्यान होना चाहिए कि इससे पहले जब तालिबान का शासन था, तो सिर्फ दुनिया के 3 देशों ने, पाकिस्तान, सऊदी अरब और
कतर ने उसको मान्यता दी थी। तो उसके बाद किसी देश ने मान्यता नहीं दी थी। तो भारत के सामने भी एक सवाल खड़ा रहे कि आप मान्यता दे रहे हैं इस नई सरकार को, नहीं दे रहे हैं, पहला। दूसरा, वहां से जितने लोगों को निकालना था, भारत सरकार अभी विदेश मंत्रालय को इसे साफ करना बाकी है कि उन लोगों को उतना बाहर लाया गया नहीं लाया गया। 15 अगस्त को आखिरी खेप उनकी जो लाई गई थी, उसके बाद सारी फ्लाइटें कैंसिल है। कोई सिविलियन फ्लाइट वहां पर तो छोड़िए, मिलिट्री फ्लाइट भी वहां पर जो हालत अभी हम देख रहे हैं काबुल एयरपोर्ट की, उसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई भी अब फर्दर कोई वहां से लाया जा सकने की हालत में है। यहाँ पर जो वहां से लोग लाए गए हैं यहाँ पर भारत में, उनको बसाने का भी बहुत बड़ा मसला रहेगा। और प्लस हमारी कश्मीर नीति, वो सबसे आगे फोर फ्रंट पे यही है कि कश्मीर नीति को कैसे भारत आगे चलकर हैंडल करेगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं तालिबान शासन को, नए तालिबान शासन को रिफ्लेक्ट करने जा रहा है। जी गजाली साहब। देखिए, हमारे देश ने वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में काबिल कद्र काम किया है, डैम बनाया है और बहुत सारे प्रोजेक्ट भारत के ज़रिए अफ़गानिस्तान में चलाए जा रहे थे। सैयद ज़फ़र महमूद साहब, आप पूरी निगाह रखे हुए हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या भारत के जो काम वहाँ चल रहे हैं, आइंदा भारत का रुख क्या होगा? क्या वो काम जारी रहेंगे या इसमें कोई तब्दीली आएगी? देखिए साहब, ऐसा है कि भारतवर्ष जो है हमारा, वो एक बहुत मैच्योर मुल्क है। हमारा जो मुल्क है वो बहुत मैच्योर मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है, और उसको अपने भी, अपने अवाम के भी, अपने नेशनल इंटरेस्ट भी और ह्यूमैनिटी के इंटरेस्ट भी और पूरी दुनिया के इंटरेस्ट सभी सब मिला करके देख करके और लॉन्ग टर्म व्यू ले करके जब हमारा मुल्क आगे बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि हमारे मुल्क में हमारे विदेश मंत्रालय ने इस ऑप्शन को गौर नहीं किया कि साहब अगर तालिबान आ गए तो क्या होगा। ऐसा नहीं है, वी आर नॉट टेकन अबैक। ऐसा नहीं है कि हमने ऑल ऑफ ए सडन एक चीज़ ऐसी हो गई जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। वो बहुत पहले से इसके ऊपर रिसर्चेज भी चल रही थी, वो सब गौर व खौज चल रहा था। तो बहुत ही एडेप्ट फॉरेन पॉलिसी हमारी है, और फॉरेन पॉलिसी को बनाने वाले और इम्प्लीमेंट करने वाले बड़े मैच्योर लोग हैं। तो वो सारे ऑप्शन साथ ले कर के चलते। अब ये है कि हमें बड़ी तस्वीर देखनी है और उसी हिसाब से आगे बढ़ना है। तो अफगानिस्तान जो है वो तो इट हैज़ बीन ए ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, है ना। 3 मिलेनियम से उड़ता चला आ रहा है। कितनी सब लड़ाइयाँ हुई हैं, कितनी बार उसमें चेंजेस आए हैं। ये भी देखना है, जहन में रखने की ज़रूरत है कि अफ़गानिस्तान जो है वो एक लैंडलॉक्ड और माउंटेनस कंट्री है ना। अच्छा, और जिसकी वजह से वो हैवीली डिपेंडेंट होना है उसको एयरफोर्स के ऊपर। अब हम उसको क्या क्या दे सकते हैं, और हमें हमारी ये जो कैपेसिटी है उसको कुछ देने की, उसकी वजह से वो अपने अंदर हमारी खातिर कितनी तब्दीली कर सकता है। ये सब ऑप्शन जो है गौर से देखने की ज़रूरत है। ये यानी कि ये सेंट्रल एशिया के में जो लार्ज डिपॉजिट्स हैं ऑयल्स और नेचुरल गैस के, जाहिर है भारतवर्ष की उसके ऊपर नज़र है, क्योंकि उसके ऊपर नज़र चाइना और रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स की भी है। कॉम्पीटिंग इन्फ्लुएंसेस चल रहे हैं और भारत इज़ कमिंग अप एज वन ऑफ द मेजर पावर्स ऑफ द फ्यूचर। तो उसको भी जहन में रखना है। तो हमें यानी कि फौरी तौर पर थोड़ी छोटी मोटी कोई बात देख ली और उसकी वजह से हमारी फॉरेन पॉलिसी थोड़ी बनाई जाएगी। हमारी फॉरेन पॉलिसी बनेगी जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट हैं हमारे भी और रीजन के भी, उनको जहन में रखकर। अब आपने नाम सुना होगा शायद एक न्यू ग्रेट गेम इसी बात का चल रहा है कि कौन अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, वहाँ सेंट्रल एशिया में जो ज़मीन के नीचे ख़जाना पड़ा हुआ है और ख़ुद अफ़गानिस्तान में जो ख़जाना भरा पड़ा है जो कि अभी टैप नहीं हुआ है, तो उसके ऊपर कौन ज़्यादा कंट्रोल कर ले, वो जहन में रख करके उसके हिसाब से पॉलिसी जाहिर है। जो हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं हमारे, उनको तो जहन में रखना ही रखना है। लेकिन खाली डिप्लोमेसी, जो ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी, उसको नहीं, बल्कि
थोड़ा बहुत एक्सपीडियंसी भी जहन में रख करके तो ये देखना होगा कि ग्लोबल डोमिनेंस और जो यूरेशियन जिसे कहते हैं लैंड मास, यूरेशियन लैंड मास के ऊपर जो ग्लोबल डोमिनेंस की होड़ लगी हुई है जो बड़े बड़े पावर्स में, तो जाहिर है हिंदुस्तान हमारा जो है वो भी एक अपकमिंग सुपर पावर है, तो चीज़ उसको भी जहन में रखना पड़ेगा। उसको उस परिपक्ष में अगर आप देखेंगे पूरा, तो अफगानिस्तान जो है इज एनर्जी ब्रिज बिटवीन सेंट्रल एंड साउथ एशिया। इतनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इतनी स्ट्रेटेजिक उसकी पोजीशन है कि अगर कुछ दिनों के लिए कुछ ऐसे लोग वहाँ आ गए जो हमारी पसंद के नहीं हैं, उसकी वजह से हम अपना कोई लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट उसके ऊपर थोड़ी सेक्रीफाइस होने देंगे। हम मसलन ये कि एक छोटी सी मिसाल है, ये टापी पाइपलाइन जो उसका जो प्रोजेक्ट है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया की जो पाइपलाइन है, जो तुर्कमेनिस्तान में जो बड़ी प्रेशस गैस है उसको सप्लाई करने के लिए, तो अब जाहिर है अब उसके लिए इनफैक्ट पहले ही बातचीत हो भी चुकी है कुछ थोड़ी देर बैक उसके ऊपर। इवन जो तालिबान से फ्रेंडली लोग रहे हैं पहले शुरू में, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है उसको, और इसमें इतना इंटरेस्ट, इतना इन्वॉल्व है, हमारा नेशनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है उसके अंदर, तो उसको जहन में रखना है। तो हमें बड़ी तस्वीर देखनी, बहुत सी चीज़ें हैं। अगर मैं हमें बड़ी तस्वीर देखनी है ज़फ़र साहब, हम अरशद साहब से ज़रा ले लेते हैं एक बाइट कि अरशद साहब इस पर बहुत देर से निगाह रखे हुए हैं। अरशद साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि अच्छे तालिबान और ख़राब तालिबान की बात आई, और ये भी कि 31 अगस्त तक उनको कब्ज़ा होना था, लेकिन 15 अगस्त तक ही कब्ज़ा हो गया। तो आप इसको पूरे घटनाक्रम को किस नज़र से देखते हैं कि क्या अफ़गानिस्तान के लोगों ने भी तालिबान को आने में मदद की है, या कोई और ताकतें हैं जिन्होंने अफ़गानिस्तान तालिबान के हवाले किया है? शायद अरशद साहब का कनेक्शन वीक है, वो दोबारा आएँ। पुष्पंजन जी, आप इस बारे में कुछ फरमाएं कि क्या तालिबान को आने में वहाँ के लोगों ने मदद की है, या कोई और ताकतें हैं जो चाहते थे कि अफ़गानिस्तान तालिबान के हवाले हो? जी, आपका सवाल ये था कि ये तालिबान जो हैं बाहर से आए या अचानक उनको जो समर्थन मिला है कहाँ से मिला है। देखिए, फोर्स इनसाइड कंट्री थे, इनको बाहर से कहीं पैरा ड्रॉपिंग नहीं हुआ है। ये लोग उन इलाकों में थे जो कि बहुत ही सुदूर और शहरी इलाका नहीं था। आपने स्ट्रेटेजिकली ध्यान दीजिए तो जो सामरिक तरीके से ये लोग धीरे धीरे जिन प्रांतों को एक के बाद एक कब्जा करते चले गए, वो टोटली अर्बन सिटीज नहीं थे, वो बिल्कुल ऐसे इलाके थे जो कि गांव और कस्बा, जो छोटे छोटे कस्बे थे, वहां से धीरे धीरे बढ़ते हुए मेन सिटी जो 10 प्रांत, 34 में से 10 जो बड़े प्रांत थे, हेरात, कंदहार, वैसे इलाकों को सबसे बाद में वाले स्टेज में रखा था कब्जा करने के हिसाब से। काबुल सबसे आखिरी उनका फ्रंटियर था जहाँ की उन्हें आना था, और काबुल ग्रीन जोन, जो कि जहाँ पहुँच जाने का मतलब है कि आपने फतह कर लिया पूरे अफगानिस्तान पर, क्योंकि वहाँ पूरे एम्बेसीज हैं, वहाँ पर सरकार के सारे जो टॉप मिनिस्ट्रीज हैं वो ग्रीन जोन में ही है। तो वहाँ ये सारा एक तरह से जो घेराबंदी किलेबंदी की, उससे स्पष्ट हुआ है कि उन्हें लोकल जो मिलिशिया ग्रुप, अलग अलग ग्रुप है, पश्तूनों का अलग ग्रुप है, या वो मिलिशिया का सपोर्ट भी उन्हें मिला है एक तरह से। दूसरा, जो जिस तरह की ट्रेनिंग उन्हें बाकायदा मिलनी चाहिए थी, नाटो फोर्स या अमेरिकन फोर्स ने उस तरह की कमांडो ट्रेनिंग से उनको वाकिफ नहीं कराया था। उनकी ट्रेनिंग नॉर्मल जो सर्जेंट की ट्रेनिंग होती है, जैसे आप यूपी और बिहार पुलिस को आप तैयार करते हैं और इंडियन मिलिट्री को तैयार करते हैं, फिर इंडियन मिलिट्री में भी जो कमांडो फोर्सेज हैं उनको आप तैयार करते हैं, उस तरह के लेयर की तैयारी उनकी नहीं थी। उनको एक नॉर्मल एक पुलिस वाले होते हैं, 2-4 ऑपरेशन में उनको ज़रूर इन्वॉल्व किया था यूएस फोर्स ने, मगर उनको फुल फ्लेजेड इंडिपेंडेंट जो ऑपरेशन होता है उसमें कभी भी अफगान मिलिट्री उसमें शामिल नहीं थी।
तो उनके लड़ने का तरीका और ये कबीलाई, ये जो फोर्स था जिसको हम दूर से तो हमें लगता है कि ये कबीलाई तरीके से लड़ने वाले फाइटर हैं, मगर इनकी तैयारी देखिए सीरिया में भी हुई थी। सीरिया फ्रंट पे इनमें से बहुत सारे जो टॉप जो कमांडर थे वो गए थे सीरिया से लड़के वहां से आए थे, और प्लस इनको आईएसआई और दूसरे जो कैंप, जो अलग कैंप पाकिस्तान, जो डूरन लाइन जिसको हम बोलते हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर जो है काफी लंबा वो हिस्सा है बॉर्डर का, वहां पर इनकी तैयारी लगातार होती रही है। प्रॉब्लम यहाँ ये हुआ कि धीरे धीरे जो अमेरिकन सबसे ज्यादा वो लोग बेस्ड थे पाकिस्तानी रिसोर्सेज पर, जितने भी इंटेलिजेंस जो उनको इनपुट मिलता था वो पाकिस्तान के माध्यम से मिलता था, वो धीरे धीरे ट्रम्प के आने के कुछ महीनों बाद वो कटता चला गया है। और उसके बाद ये जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन से लोग काफी दूर चले गए। आपको ध्यान होगा कि अभी 3-4 दिन पहले अमेरिकन इंटेलिजेंस के हवाले से खबर आई कि ये लोग 31 तारीख को ही फतह कर पाएंगे, मतलब कि इनको काबुल घुसने में कम से कम 15 दिन और लगने हैं। ये यूएस इंटेलिजेंस ने जारी किया था, पेंटागन ने भी इस पर मुहर लगाई थी कि हाँ जी बिल्कुल ये इनको 15 दिन लगेंगे काबुल पहुंचने में, जबकि काबुल से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर ये रह गए थे। तो यहाँ पर टोटल आप मान के चलिए कि यूएस इंटेलिजेंस का भी फेल्योर रहा है, और उस फेल्योर का नतीजा ये था कि वहां पर इन लोगों ने पूरे ऑर्गेनाइज तरीके से जो घुसना था काबुल में या बाकी इलाकों को अपने कब्जे में लेना था, वो ले लिया इन्होंने। जी गजाली साहब। जी अरशद साहब हमारे साथ दोबारा जुड़ चुके हैं। अरशद साहब, आप सुन पा रहे हैं हमको? जी, आवाज आ रही है मेरी? हमें आपकी आवाज आ रही है? तो मेरी आवाज आ रही है आपको? तो हमने सवाल आपसे सवाल आपसे ये किया था कि जो एक तरफ अच्छे तालिबान और ख़राब तालिबान की बात हो रही थी, दूसरी तरफ जिस तरह उनको आसानी से अफ़गानिस्तान हवाले हुआ है, तो क्या कोई ताकतें ऐसी हैं जिन्होंने हवाले किया, या ये उनकी स्ट्रेटजी का हिस्सा था जिसकी वजह से वो आसानी से काबुल तक पहुंच पाए? और जिस तरह के हालात आज पैदा हुए अफरा तफरी के, ये किस वजह से हुए जब वो अच्छे तालिबान हैं? तो देखिए, ऐसा है, इस सिलसिले में मैं आपसे अर्ज करूंगा, इस पे बाज जो फौजी एक्सपर्ट्स हैं वो मुख्तलिफ चैनल्स पे बात कर रहे हैं, और उसमें बहुत वाज़ेह तौर पे बात चीज सामने आ रही है कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस और पाकिस्तानी फौज तालिबान के पीछे रहे हैं शुरू से। और अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि वो तालिबान जो है वो दरअसल उन्हीं की पैदावार भी हैं, वो वहीं के मदरसों में उन्होंने पढ़ा और उनको उन्होंने तैयार किया। तो अभी भाई बता रहे थे कि इंटेलिजेंस फेलियर की बात कर रहे थे अमेरिका की, तो इंटेलिजेंस फेलियर की बात तो मैं इसलिए नहीं मान रहा हूं कि भाई आपने देखा कि बहुत सारे जो सूबे थे वो सिर्फ टेलीफोन पर जीते गए हैं, सिर्फ टेलीफोन पर उन्होंने जीते हैं, और क्या कहते हैं सिर्फ फोन किया गया और फोन के जरिए उन्होंने उसको काबू कर लिया। तो क्या कहते हैं 2-3 साल में, खास तौर से 2 साल में जब ये कतर में बातचीत है, उस वक्त आप ये देखिए कि तालिबान जो है वो ग्राउंड वर्क कितना में यानी इंटेलिजेंस का फेलियर है, बात यूं समझ में नहीं आती। और भी यानी इंटेलिजेंस के अलावा भी कुछ खवातीन थी जो साथी थी, वो आई, और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने जाके तालिबान और लोगों से बातचीत की, और उसमें बात खुल के सामने आई कि उनके अंदर एक जज्बा है और काबुल को फतेह करना है, उनका एक मिशन था। अभी कोई पाकिस्तान के कोई जनरल हैं, उनका मेरे पास वीडियो आज ही आया जिसमें उन्होंने ये कहा कि हमने तालिबान से ये बात कही थी जब मुल्ला उमर ने टेक ओवर किया था, और ये 2003 की बात है, वो के बाद मैसेज भेजा कि भाई आप जिस तरह चल रहा है उसको कर लीजिए, इनको अफगानिस्तान अमेरिका को मान लिया जाए और एक जमहूरी हुकूमत कायम करे। तो उन्होंने 2 दिन के बाद ये कहा कि नहीं, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, हम लड़ेंगे। तो मेरा यहाँ जो ये कहना है कि इसमें हिंदुस्तान के हवाले से मैं कुछ बातें असल में करना चाह रहा हूँ कि हमारी जो खारजा पॉलिसी है उसमें मेरे नजदीक
अभी हमें नजरसानी करनी चाहिए। और ये जो सूरत हाल जो पैदा हुई है इस वक्त, इसके लिए हम कितने तैयार थे मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अभी जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि हमारी कई 100 कंपनियां जो हैं वो वहां काम कर रही हैं, कई हजार हमारे इंजीनियर थे जो वहां काम कर रहे थे, अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट इंडिया का वहां पर। तो हम तालिबान से जिस अंदाज से हमें निपटना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि हम उस तरह वो काम कर रहे हैं। अभी भाई साहब ने बात कही कि भाई हमारे कुछ वक्त गए हैं, और लेकिन ये कि उसके जी, तो उसमें मैं ये कहूंगा कि क्या कहते हैं हमारी तरफ से अरशद साहब हमारे साथ सलीम खान साहब जुड़ चुके हैं मुंबई से, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। तो हम सलीम साहब से एक उनकी बाइट ले लेते हैं, उसके बाद फिर आपके पास में लौटता हूँ। सलीम साहब, इस वक्त सवाल यह है कि जो हालात अफगानिस्तान में पैदा हुए हैं, इन हालात से भारत को किस तरह से निपटना चाहिए, और किस तरह उसके जो 1500 नागरिक वहाँ फंसे हुए हैं हमारे, उनको किस तरह से वापस लाया जाएगा, जिसमें से 129 लोग अभी तक वापस आ पाए हैं। तो क्या पॉलिसी आप महसूस करते हैं कि हुकूमत हिंद की है, और किस तरह से हुकूमत हिंद उनके साथ इंटरेक्ट कर रही है? चूँकि इस वक्त फ्लाइट बंद कर दी गई हैं और इस वक्त कोई भी तरीका आने का है नहीं। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो फंसे हुए हैं, ये लफ्ज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी से सारा गड़बड़ हो जाता है। भाई सारी दुनिया में हुकूमतें बदलती हैं, रिजीम्स बदलते हैं, पहले जो हुकूमत करने वाले होते हैं वो चले जाते हैं, नए हुकूमत करने वाले आ जाते हैं। अब अफगानिस्तान में अशरफ गनी जो थे, वो किस तरह से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, किस तरह से उसकी रिगिंग हुई थी, सारी दुनिया जानती है। अब उसके ज़माने में तो हमारे लोग वहाँ रहते थे, उनको यहाँ लाने की ज़रूरत नहीं थी, उनको भेजा जाता था। अब इतने पीसफुल तरीके से वहाँ पे जो है वो सत्ता परिवर्तन हो गया, वहाँ पर जो है रिजीम चेंज हो गया, एक कतरा खून का नहीं बहा, इससे ज़्यादा तो हमारे यहाँ इलेक्शन में बह जाता है। तो हमको ये चिंता हो गई कि पता नहीं हमारे 1500 लोगों का क्या हो जाएगा, और कुछ ऐसे वहशी दरिंदे आ गए हैं जो उनको खा जाएंगे। बेकार की बात है। हिंदुस्तान की सरकार ने वहाँ पर जो प्रोजेक्ट शुरू किए हैं वो वहाँ की पब्लिक के लिए, पब्लिक के फायदे के लिए, अच्छा पानी, बैंड, डैम, ब्रिज, तो वो जो पब्लिक तो वही है। तो अब अगर रिजीम चेंज हो गया तो क्या हम उस पब्लिक को अच्छा पानी नहीं देंगे, उसके लिए डैम नहीं बनाएंगे? बनाएंगे। और उसके लिए काम हमारे आदमी क्यों नहीं करेंगे? करेंगे। उनको लाना क्या जरूरी है? हाँ, अगर वहाँ के सरकार खुद ये बोले कि भाई आपके आदमी की जरूरत नहीं है, आप ले जाओ, अलग बात है। लेकिन तालिबान ने तो अभी तक किया नहीं। तो ये पैनिक पैदा कर देना, हमारे 1500 लोग फंसे हुए हैं, उनको कैसे लाएंगे, हमारा जहाज इतने नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। अरे भाई, उसमें से किसी ने आज तक ये शिकायत किया कि उसको कोई तकलीफ हुई? नहीं हुई। वो अपना काम कर रहा है, करने दो उसको काम। अब नई सरकार आएगी, उसके साथ जो है वो ताल्लुकात बनाना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए कि कल तक हम उसको टेररिस्ट कहते थे। आज अचानक उससे बात करते हुए थोड़ा बहुत तो एहसास होगा कि आज जो है ये इसको हम कैसे कल जो बोलते थे वो वैसा हम नहीं बोल सकते। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है ताल्लुकात मुमालिक के बन जाते हैं, फिर से बन जाएंगे। वो लोग अपना जो काम कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, पूरा करेंगे। जैसे पहले ब्रिज कॉन्ट्रैक्ट के बाद आते थे, आगे भी आएंगे। ये जो पैनिक बटन दबाया हुआ है मीडिया ने, इससे निकलने की जरूरत है। वहाँ एक पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर। बहुत अहम बात आपने कही सलीम भाई, बहुत अहम बात कही कि पैनिक बटन से निकलने की ज़रूरत है। मैं ज़फ़र महमूद साहब के पास आना चाहूँगा। ज़फ़र साहब, आप से पहले पुष्परंजन जी बता रहे थे कि 400 प्रोजेक्ट भारतीयों के वहाँ चल रहे हैं, और आपने बताया कि हमारी पॉलिसी लॉन्ग टर्म पॉलिसी है और सारी चीज़ें देख करके फैसला लिया जाएगा। तो आप आइंदा के अफगानिस्तान को किस नज़र से देखते हैं? नहीं है जी हाँ। अच्छा, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि आप जाइए। 2007 से ही जो नेटो अलाइज और उनके पार्टनर्स हैं वो सालाना 430 मिलियन US डॉलर खर्च करके और वहाँ का आर्मी को एक्सटेंशन करना और वहाँ अपने
उनको वहाँ के ज़मीनी सतह के ऊपर मदद करना उनकी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स और नेटो अलाइज जो हैं उनको वो अफ़गानिस्तान के दोस्त बन गए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ किसकी हुकूमत है, उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी बात जो हमें सहन में रखनी होगी वो खैबर पास, उसकी कितनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ना, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट्स। और वो ऐसा नहीं है कि अगर हमारे कुछ अपने प्रेफरेंसेस हैं, कुछ पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस हमारे हैं, तो उसकी वजह से हमारे नेशनल इंटरेस्ट सेक्रीफाइस, लॉन्ग टर्म नेशनल इंटरेस्ट सेक्रीफाइस नहीं किया सकते। जैसे आप ये भी गौर रखना होगा कि सिल्क रोड जो है वही चीज़ अब एक्चुअली मॉडर्न ज़माने में जो है उसको तरह तरह के नाम दिए जा रहे हैं। पहले उसको सिल्क रोड कहा जाता था। देन पूरा इलाका जो है नेचुरल रिसोर्सेज, गैस, मिनरल्स, ऑयल, ये सब चीज़ों से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की उससे एसेट से भरा पड़ा हुआ। अब इंडियन ट्रेड और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ वो आगे हमारे किस तरह से ट्रेड होना है और हमें कितना बढ़ाना है, हमें उसकी हमारे लिए ग्वादर पोर्ट की क्या इम्पोर्टेंस है, हमारे लिए जो है वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में तक पहुंचना और आसानी से और वहाँ की चीज़ ले आना और वहाँ अपनी चीज़ पहुंचा देना, उसके लिए हमें क्या चीज़ गौर करनी है। उसके लिए ये सब चीज़ें, यही मैं आपको पहले भी अर्ज कर रहा था, चबहार पोर्ट हमने कंट्रोल कर रखा है ईरान में, उसका ताल्लुक ज़ाहिर और ईरान से होकर। तो अभी भी कोई साहब कह रहे थे कि अब वो लोग वहाँ फंस गए, अब कैसे आएंगे। तो ये इस वक्त बात चल रही है कि अगर एयर रूट बंद है तो चबहार पोर्ट से ले आए। तो देखिए इंडिया जो है, दैट्स व्हाट मैं शुरू से कह रहा था, हमारा मुल्क जो है बड़ा मैच्योर मुल्क और हमारी फॉरेन पॉलिसी भी बड़ी मैच्योर है। वो छोटी मोटी चेंजेस से जो है उसमें उसके ऊपर कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम वहाँ के आके इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, 3 डैम, पार्लियामेंट की बिल्डिंग, रोड नेटवर्क, मेडिकल फैसिलिटीज़। तो वो जो अभी बिल्कुल सही डॉक्टर सलीम साहब ने फरमाया कि वहाँ के लोग थोड़ी बदल गए, वो तो लोग तो वही हैं, चीज़ तो वही है, हमारे लॉन्ग टर्म नेशनल इंटरेस्ट वही हैं। तो उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हू इज़ रनिंग द नेशन। और वैसे भी हमारे इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उसमें ये भी आता है कि हमें इससे मतलब नहीं है कि जो रूल कर रहा है वो किस तरह वहाँ आया है। हमें इससे मतलब ये है कि उस नेशन से हमारे नेशनल इंटरेस्ट कहाँ तक मैच हो रहे हैं और हमारे नेशनल इंटरेस्ट किस तरह से कितने इससे सर्व हो रहे हैं। हमने वहाँ अफ़गानिस्तान के फोर्सेस को हमने मिलिट्री ट्रेनिंग दी है, वो भी जाहिर है। हर देखिए ऐसा है, अगर अफ़गानिस्तान किसी को अपना दोस्त समझता है और वो दोस्त जो है वो उसको खाली इमोशनल सेटिस्फेक्शन दे सकता है, उसके फोर्सेस को ट्रेन नहीं कर सकता, उसको सब्सटेंशियल हेल्प नहीं कर सकता, तो फिर क्या है कि उसमें ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान भी ये जानता है, जो भी रूल कर रहा हूँ वो यही जानता है कि भाई मेरा इंटरेस्ट तो इसके अंदर है कि मैं इंडिया के साथ दोस्ती करके चलूँ। तो जो मैं भी आपको अर्ज़ कर रहा था कि खाली डिप्लोमेसी नहीं बल्कि तदबीर, एक्सपीडियंसी से भी काम लेना होगा, क्योंकि हमें जो है वो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट अपना जहन के अंदर रखना है। मल्टीलेटरल टॉक्स की शुरुआत पहले भी की गई थी, अभी भी दोबारा की जा सकती है, इसका इस्तेमाल करके वी कैन चॉक आउट ए स्ट्रैटेजी। आई एम श्योर ये ऐसा थोड़ी है क्या कि सिर्फ हम ही सब जानते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उसमें एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री साउथ ब्लॉक और इतने बड़ी वहाँ डिप्लोमेट्स की फोर्स है वो सब, और उनके जो विदेश मंत्री हमारे इस वक्त हैं वो खुद ही जो है वो 50 साल से जो है फॉरेन सर्विस में रहे हैं, वो कब इन्स एंड आउट सारी चीज़ जानते हैं। तो बहुत सोच समझ करके स्ट्रेटजी पहले से भी तय हो चुकी, वो और मजबूत तय हो जाएगी। कोई हमारे लिए ऐसा नहीं हुआ है कि साहब हमारे लिए बड़ी मुसीबत आ गई, हम तो उम्मीद नहीं कर रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं। तालिबान को गालिबन हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर गुंजाइश दे करके, इसलिए हमें लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट देखना है, खाली ये नहीं देखना है कि हमें फ़लाँ आदमी का चेहरा पसंद नहीं है इस वजह से जो है हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को बदल देंगे, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को अपने ध्यान से निकाल देंगे, ऐसा नहीं है। हमें तो जो वेस्ट एशियन स्ट्रेटेजिक स्पेस है वो लेने के लिए उसमें हमें तालिबान से क्या ताल्लुक़ रखना पड़ेगा, ये चीज़ हमें
देखना पड़ेगा. इंडिया नीड्स टू कंटिन्यू विद इट्स पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट. हमारी जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहाँ पर, दे आर पीपल सेंट्रिक, दे आर नॉट गवर्नमेंट. जफर साहब, हम जरा पुष्परंजन जी से आखिरी वो ले लेते हैं क्योंकि हमारा टाइम कंप्लीट होने वाला है. पुष्परंजन जी, एक आखिरी आपकी बाइट. गजाली साहब, जहाँ से आप प्रोग्राम कर रहे हैं उससे मुश्किल से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के रेडियस में अफगान रिफ्यूजी की कॉलोनी है. आश्रम में है, भोगल में है, लाजपत नगर में चले जाएंगे वहाँ आपको वो कॉलोनी मिल जाएगी, ईस्ट ऑफ कैलाश में मिल जाएगी, गढ़ी में मिल जाएगी. वहाँ जाएं और वहाँ जाके सूरत हाल देखें तो समझ में आ जाए कि लोग वहाँ फंसे हैं कि नहीं फंसे हैं. पहला, ये तो भारत सरकार को, उनके विदेश मंत्रालय को क्लियर करना होगा कि वहाँ पर भारत के सब लोग जो पैनिक अगर हो रखे हैं तो वहाँ निकाले गए कि नहीं निकाले गए. और जो संख्या आज से 20 साल पहले अफगानिस्तान में थी, वो संख्या क्या वही उतनी ही है कि वहाँ से भाग के लोग आए और सिर्फ भारत में आना वो पसंद नहीं करते हैं. जो भारतीय मूल के लोग वहाँ पर हैं वो भारत के बजाय यूरोप जाना पसंद करते हैं, कनाडा जाना पसंद करते हैं, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज में जाना पसंद करते हैं, बजाय कि ये भारत आए. वहाँ झाड़ू पोछा लगाना उन्हें मंजूर है, बजाय दिल्ली में आके शरणार्थी कॉलोनी में बैठ के अपना काम करने के. एक दूसरा ये कि भारत सरकार को अपनी पॉलिसी, यहाँ पर बड़ा विचित्र फंस गए ये लोग. जी प्लीज लेट मी कंटिन्यू, आई एम गोइंग टू फिनिश इट. सीए जो इशू है, सीए को भुनाने का सबसे बड़ा मौका इस समय यहाँ का शासन उसको भुनाना चाहे कि देखो जिस तरह से अफगानिस्तान में हो रहा है हिंदुओं के साथ, या जो भी वहाँ पर सिख हैं या दूसरी जो गैर मुस्लिम कम्युनिटी है उनके साथ जो कुछ हो रहा है, सीए यहाँ पर बहुत जरूरी है और उसे इम्प्लीमेंट करने का यही सबसे आसान मौका है. आप आई राम माधव के ट्वीट पढ़ के देखिए, पूरी तस्वीर जो है कश्मीर से लिंक करके तस्वीर को बदलने की चेष्टा हो रही है. इसलिए हम बहुत आराम से, ठीक है आपकी मजबूरी होगी तालिबान से अपनी डिप्लोमेटिक इश्यूज को आगे बढ़ाने के लिए, उनसे संबंध अच्छा करने के लिए, वो करना पड़ेगा. आप नहीं हट सकते. तालिबान को भी आपको डेवलपमेंट के लिए आपकी जरूरत पड़ सकती है, मगर आप ये सोचे कि सब चीज एकदम सरल रास्ते पे चल रहा है और सब कुछ फॉरेन मिनिस्ट्री के लोग ही जानते हैं. इस देश का जर्नलिस्ट, इस देश का इंटेलेक्चुअल कुछ नहीं जानता है. आई एम सॉरी, हम सब जानते हैं, हम सब लोग चीजों को वॉच कर रहे हैं. ये चीज ध्यान में रखने की आवश्यकता है. जी अरशद साहब, आपसे आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूँ, आप किस नजर से देखते हैं? जी जी जी, तो आप अपनी आखिरी टिप्पणी मैं इसमें एक चीज को ऐड करना चाह रहा हूँ और वो ये है कि मैं वही बात आपसे करना चाह रहा हूँ कि अफगानिस्तान की तामीर में हमारा बहुत बड़ा हिस्सा है जो पिछले 20 साल से हम कर रहे हैं. तालिबान हिंदुस्तान के बारे में अच्छे जज्बात का इजहार किया है, उससे कैश करने की जरूरत है. हमें क्या आपत्ति है भाई, उनके साथ अगर हम बात करें तो उसमें क्या खराबी क्या है. दूसरी चीज है रिकग्निशन. अगर जितना जल्दी हम तालिबान को करेंगे हमारे हक में उतना ही अच्छा होगा और दूरियां उनसे कम होंगी. दोबारा वो आप शासन में और उन्हें हुकूमत करनी, तो दो चीजें जो है पर हम. जी खजाली साहब. सलीम साहब, आपकी मैं आखिरी टिप्पणी चाहूँगा. क्या आप कहना चाहते हैं, जो अभी पुष्परंजन जी ने बहुत अहम बात की है कि जो लोग अफ़गानिस्तान से इंडिया आए हैं उनकी हालत यहाँ पर बहुत अच्छी नहीं है और अफ़गानिस्तान से लोग इंडिया नहीं आना चाहते बल्कि दूसरे देशों में जाना चाहते हैं. क्या वजह है, आप क्या महसूस करते हैं इसको? भाई देखिए, इंसान जो है वो एक मुल्क से निकल के दूसरे मुल्क में क्यों जाना चाहता है, इसकी वजूहात आपको तलाश करनी पड़ेगी. अफ़गानिस्तान में जो है वो जब ये कह दिया गया है नए रिजीम की तरफ से कि किसी से बदला नहीं लिया जाएगा, इसके बावजूद लोग वहाँ से इतना क्यों भाग रहे हैं, ये सवाल का जवाब हमको पहले तलाश करना पड़ेगा. तो मेरे ख्याल में इसका जवाब ये है जो दूसरे सवालों के जवाब से निकल के आ जाता है. मतलब जब लोग ये डिस्कस करते हैं कि अफ़गान की जो फ़ौज थी 3.5 लाख, वो क्यों मुकाबला नहीं कर सकी,
अशरफ गनी क्यों आसानी से भाग गए, तो उस वक्त एनालिसिस के दौरान ये बात आती है कि वहाँ बहुत ज़बरदस्त किस्म का करप्शन था, फौजियों की तनख्वाहें भी बीच में से गायब हो जाती थी। तो ये जो अशरफ गनी का रिजीम था, इसके अंदर जो सरकार, जो सारी दुनिया अफगानिस्तान को मदद कर रही थी, उसका बहुत सारा पैसा कुछ लोगों के पास जा रहा था। अब उनको लगता है कि नया रिजीम आया है और कल को अगर उनको पता चल गया कि ये पैसे हमने जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए लिए हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट हमने पूरे नहीं किए, ब्रिज बनाना था नहीं बनाया, सड़क बनाना था नहीं बनाई, खा गए पैसे। अब उनको इस बात का डर है कि नया रिजीम, पिछले को तो आपने रिश्वत दे के खामोश कर दिया, नए को नहीं कर सकते, इसलिए डर के मारे वही लोग भाग रहे हैं हवाई जहाज से। आम आदमी नहीं भाग रहा है। पहले जिस तरह से लोग पैदल जो है वो पाकिस्तान की तरफ आ गए थे, अब हवाई जहाज की तरफ भाग रहे हैं, यानी उनके पास पैसा है। तो ये जो पैसा उन्होंने जमा किया है गलत तरीके से, इसको महफूज करने की कोशिश उनको मुल्क से भगा है, वरना वहाँ से भागने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक इनसिक्योरिटी का सवाल था, एक वाक़या आया था सिख गुरुद्वारे का, वहाँ पे तालिबान ने खुद अपना आदमी भेजा और उनसे मालूम किया कि भाई आपने क्यों इसको उतारा, तो उन्होंने बताया हमने खुद उतारा। तो उन्होंने कहा इसकी ज़रूरत नहीं। और तालिबान इतनी उदारता दिखा रहे हैं कि हरात में जो सबसे बड़ा उनका दुश्मन था मुल्ला इस्माइल, वो उनके कैप्चर हुआ, उसको चंद घंटों में उन्होंने छोड़ दिया, बोला जाओ घर जाओ, नो प्रॉब्लम। तो अब सवाल ये कि जब इतना अच्छा गेस्चर किसी रिजीम की तरफ से आ रहा है, इसके बावजूद लोगों का मुल्क से भागना, ये मेरी समझ में नहीं आता है कि कोई आदमी जो क्लियर है, जिसने कोई गड़बड़ नहीं किया है, जो अपनी मेहनत करके अपना रोज़ी कमा रहा है, ईमानदारी से ज़िंदगी गुजार रहा है, उसको अफ़गानिस्तान से कहीं जाने की तरफ, अब वो भाग रहा है यूरोप की तरफ, इसीलिए कि वहाँ उसको प्रॉस्पेक्ट दिखता है। इंडिया में बेरोज़गारी का क्या आलम है ये हम सब जानते हैं। अब वो यहाँ आएगा, उसको क्या मिलेगा, गरीब को नौकरी नहीं मिलेगी, धंधा नहीं मिलेगा। पहले भी कुछ लोग आए थे तो वो भी वापस जाना चाहते हैं, इसलिए कि वो यहाँ आके कुछ सेटल नहीं हो सके, तो इसलिए इंडिया नहीं आना चाहते। उसकी जेन्युइन रीज़न है हमारी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, उसकी वजह से हमारे यहाँ जो बिजनेस का प्रॉब्लम है, नौकरी का प्रॉब्लम है, इसकी वजह से लोग नहीं आना चाहते, ये नेचुरल है। जी, आखिरी टिप्पणी ज़फ़र महमूद साहब आपसे कि पुष्परंजन जी ने कहा कि CAA को फिर से मौका मिल जाएगा इनको इम्प्लीमेंट करने का। अभी भी एक ख़बर हमारे पास आ रही है कि 25 लाख करोड़ डॉलर अशरफ गनी एयरपोर्ट पे छोड़ के भाग गए हैं। तो ये बात सलीम साहब की सही मालूम होती है कि वह पैसे का मामला बहुत ज़बरदस्त था। तो आपकी आखिरी टिप्पणी इस प्रोग्राम तो की। देखिए, ये जो आप फरमा रहे हैं ये तो जब रियलिटी इसमें इन्वेस्टिगेशन होगी कि सही बात सामने आएगी, उसके बाद उसके ऊपर हमारी कोई टिप्पणी होनी चाहिए। लेकिन ये कि हमें कंसर्न है इंडिया और अफगान रिलेशन, हमें अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना है। तो मैं तो ये इस राय का हूँ कि अफ़गानिस्तान के बच्चों को मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रेनिंग दी जाए इंडिया के अंदर बुला करके, ताकि वो मॉडर्नाइज हों तो अपने आप उनका मुल्क बेहतर होगा, उनका मुल्क बेहतर होगा तो उससे हमारे हिंदुस्तान का भी फ़ायदा है। और ये भी तो देखिए, अब यूनाइटेड स्टेट्स से खुद एग्रीमेंट कर लिया वहाँ दोहा में जा कर के उनके साथ बैठ करके, है ना। तो लेकिन ये कि उसकी जो नेगेटिव रियलिटीज़ हैं वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा। उनके ऊपर ISI का वो है, असर है, वो जो बड़े ताल्लुकात हैं उनके उससे, तो वो तो हमारे लिए कंसर्न की बात है। लेकिन हमें उसको बहुत समझदारी से डील करना, इस तरह डील करना है लेकिन किसी लकीर को बगैर छुए हुए हम उसको छोटा तीसरा कर सकते हैं, तो उसके बराबर में अपनी बड़ी लकीर खींच दें। तो वो हमें वो एटीट्यूड ले करके, जो बल्कि ये होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि हमारे बगैर काम हो जाए। इवन ड्यूरिंग द तालिबान रजीम अफ़गानिस्तान में हमारे बगैर काम नहीं होना चाहिए। वी शुड प्ले एन इम्पॉर्टेंट मेजर रोल इन देयर मैटर्स, है ना। ये की स्ट्रेटेजिक लोकेशन बड़ी ज़बरदस्त है। गालिबन यही सोच करके अब्दुल्ला के साथ जो है ताल्लुकात हिंदुस्तान ने अपने बना करके रखे, प्रेसिडेंट का बहुत अच्छी तरह ताल्लुकात बना के रखे हैं। और उन अब्दुल्ला साहब जो हैं वो इस वक्त एक सेंट्रल काउंसिल बनी हुई 3 लोगों की, उसमें सब तीन के तीनों लोग हिंदुस्तान के दोस्तों में से हैं, जो कि इस वक्त जो पावर
ट्रांजिशन की वाली बात चल रही है, उसके बारे में तय कर। तो इंडिया हैज़ टू कंसिडर पॉलिसी कैलिब्रेशंस विच आर नेसेसरी फॉर लॉन्ग टर्म मिटिगेशन, है ना। उसमें जाहिर अब हक्कानी ग्रुप ने तो इंजीनियर किए थे अटैक इंडियन एम्बेसी के ऊपर भी वगैरह, लेकिन ये कि जाहिर हमें बहुत बुरा लगा और हमारे इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है ये वो, लेकिन हमें वो तो अपने जहन में रखना है और बचा के चलना अपने को। लेकिन उसके बावजूद हमारे नेशनल इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म सदियों के लिए क्या होने, मतलब एक चीज़ हम क्या कर सकते हैं, कोविड के लिए हेल्प हम ही तो कर सकते हैं। आसपास के मुल्कों में और कौन है जो दूसरा कोविड के लिए इतनी ज़्यादा वो राज़ी भी हैं। इवन इमरजेंसी के दौरान जो है बीच में आ करके कोविड के इंजेक्शन वो भी लगवाते रहें। तो हमारे ताल्लुकात से हमारे पास कोविड की कैपेबिलिटीज़ हैं, तो और हमारे पास जो है इतना तजुर्बा है, हम इतने मैच्योर हैं, तो हमें वी शुड हैव ट्राई टू हैव ए गुड अपर हैंड हियर इवन इन करंट। जफ़र साहब बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम हमारे पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। हमें अपने लॉन्ग टर्म मफादात को सामने रखकर अफ़गानिस्तान के साथ बात करनी चाहिए, उनके साथ ताल्लुकात रखने चाहिए। बहुत अहम चर्चा रही और आपने बहुत अच्छी तरीके से सारे पहलुओं का जायज़ा लिया। अभी एक अमन कमेटी बनी है जिसमें 3 लोगों को रखा गया है, उसमें साबिक़ सदर करज़ई भी मौजूद हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आइंदा के हालात अफ़गानिस्तान के इंडिया के साथ अच्छे होंगे और हम उसके लॉन्ग टर्म हमारे जो मंसूबे हैं उसमें हमें कामयाबी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।